गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 11 अप्रैल। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक रहेगा कि गवर्नमेंट डीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में इसके रूल्स में कुछ चेंजेस लेके आएगी, जिसके कारण आरटीआई एक्ट के अंदर भी आपको अमेंडमेंट्स देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। ठीक है। और आरटीआई एक्ट के 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है बांग्लादेश का जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है, इंडिया ने उसे ख़त्म कर दिया है। क्यों ख़त्म किया है उसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे। थर्ड टॉपिक है जो होम मिनिस्ट्री है, इसका जो रोल है पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंज हुआ है। आज के डेट में जो होम मिनिस्ट्री देख रहे हो, इसके पीछे कितने सारे अमेंडमेंट्स और कितने सारी पावर इनको प्रोवाइड की गई है डिटेल मैनर में, इसको आज हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है पीएम पोषण स्कीम से रिलेटेड। बेसिक्स देख लेते हैं, फिर बताता हूँ ये न्यूज़ क्या है। इसे आप जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम, जीएस पेपर 4 से भी कनेक्ट कर सकते हो। केस स्टडीज़ आ सकती है इससे रिलेटेड, ऐसे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब बेसिक की बात करते हैं। फुल फॉर्म इसका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण लॉन्च हुआ था 2021 में। ये रिप्लेस किया गया था मिड डे मील से। पहले आपको मिड डे मील हुआ करता था, आज के डेट में इसे बंद कर दिया गया है। इसके बदले में आज के डेट में पीएम पोषण अभियान चलाया जा रहा है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। टारगेट ग्रुप क्या है? जो बच्चे क्लास फर्स्ट में हैं और कहाँ तक है? 8th क्लास तक, फर्स्ट से 8th क्लास तक है, उन लोगों को डेली एक टाइम का हॉट फूड प्रोवाइड किया जाएगा। ये उन स्कूलों में प्रोवाइड किया जाएगा जो गवर्नमेंट के स्कूल है, या फिर गवर्नमेंट जिन स्कूलों को सपोर्ट कर रही है, फंडिंग दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करना है बच्चों के बीच में। मतलब जो वो गांव वाले एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उन जगहों पे आपको वेस्टिंग के प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। वेस्टिंग क्या होता है? देखो, 3-4 टॉपिक आपको पता है। वेस्टिंग, दूसरा हो गया स्टंटिंग। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। वेस्टिंग हो गया कि आपका वेट कम होना आपके हाइट के कंपैरिजन में। स्टंटिंग आ जाता है आपका हाइट कम होना आपके एज के कंपैरिजन में। ठीक है। और क्या होता है? अंडर वेट। इसका तो ये सिंपल है, अंडर वेट नाम से ही पता चल रहा है, वेट कम होना आपके हाई आपके एज के कंपैरिजन में। ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये जो पीएम पोषण अभियान है ये चलाया जाता है। और इससे एक और फ़ायदा है कि जो वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे कि हाँ, उनको पता है कि वो डेली अगर स्कूल जाएंगे तो उनको प्रॉपर मील मिलेगा, तो स्कूल अटेंडेंस इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो ये स्कीम का दो मोटिव है। पीएम पोषण का दो मोटिव है। एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, न्यूट्रिशन के हेल्प से क्या होगा? एजुकेशन भी मिल जाएगा उनको, कि डेली फूड मिलेगा, इसलिए वो लोग स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं तो उनको फूड प्लस एजुकेशन भी मिल जा रहा है। इससे एक और चीज़ प्रमोट हो रहा है, क्या? सोशल इक्वालिटी। कैसे? डेली उनको मील प्रोवाइड किया जा रहा है, रिगार्डलेस कि वो किस कास्ट से है कि या फिर किस बैकग्राउंड से है, सबको एक प्रॉपर मील दिया जाता है। और इससे जो लोकल फार्मर्स है उनको भी हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जो फूड चाहिए, सॉरी, जो वेजिटेबल्स चाहिए होगे, जो पल्स चाहिए होगे, ठीक है, जो बेसिक नीड है, वो सारा जो भी प्रोक्योर करोगे वो लोकल मार्केट से करोगे, लोकल फार्मर से करोगे। इससे यहाँ पे इनको हेल्प मिलता है। अब ये न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात क्या कर रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट, देखो, इन्फ्लेशन चली आ रही है। ठीक है। तो 9.6% का इंक्रीमेंट देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अप्रॉक्स 954 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जब पढ़ ही रहे, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, वो बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, प्राइमरी का मतलब क्या? फिर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि 100 ग्राम इनको ग्रीन प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। ठीक है, ऑन डेली बेसिस।
पर डे, ठीक है, पर डे की बात हो रही है यहाँ पे। अब फिर इसके बाद आ जाता है आपका, ये प्री प्राइमरी था, अब ये प्राइमरी, जो कि आपका शुरू हो जाता है 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक। यहाँ पे 150 ग्राम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना है पर डे। कुल मिला के जो मोटिव है वो है कि 700 कैलोरीज प्रोवाइड करना है बच्चों को, ठीक है। ये मिनिमम इतना सोच के गवर्नमेंट ये काम करता है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, न्यूज़ में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने बोला है डीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में चेंजेस लेके आएंगे, अमेंडमेंट लाएंगे ये लोग। अब कोई भी पर्सन, सपोज करो किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, विदाउट इसके परमिशन के आप, मतलब कि सपोज करो एक्स पर्सन है, इसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मेरे को चाहिए सपोज कर लो, जब तक ये परमिशन नहीं देगा तब तक ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाने की बात की जा रही है, जो कि आरटीआई एक्ट के एकदम ऑपोजिट है। आरटीआई एक्ट क्या करता था? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसके, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बेसिक पता होना चाहिए इसके। तो इसमें हमें किसी के इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, ठीक है, किस लिए? अकाउंटेबिलिटी बनी रहे गवर्नमेंट की, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। तो अब ये अमेंडमेंट अगर इसमें लाया गया, इसके रूल्स में चेंजेस की गई डीपी में, तो ऑब्वियस ही बात है आरटीआई में भी अमेंडमेंट्स लेके आया जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि आरटीआई एक्ट में अगर अमेंडमेंट्स आएगी तो जो इसकी मेन कोर पिलर थे कि भाई साहब कि किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हो। यहाँ पे ऑपोजिशन बोलता है जैसे कि एक पर्सन है, इसको गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सपोज करो कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अब किसी ने आरटीआई फाइल किया कि क्या क्या गवर्नमेंट इसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो ये मना कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, विदाउट इसके परमिशन के आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो आरटीआई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और फिर गवर्नमेंट बोलता है डीपी में अमेंडमेंट लाने के लिए, फिर चेंजेस लाने की क्या ज़रूरत है? 2017 सुप्रीम कोर्ट पुट्टास्वामी जजमेंट हम सबको याद है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है। तो इसी को लेके बहस चल रहा है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है या फिर ऑपोजिशन पार्टी है गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके अब डिटेल मैनर में एडिटोरियल आएगा, आर्टिकल आएगा, तो और अच्छे से ये चीज़ें और पिक्चर क्लियर होगी। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। जो होम मिनिस्ट्री है इसका रोल पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है कि पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो क्या करती थी, कोई इंसिडेंट हुआ जैसे कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ठीक है, इस अटैक होने के बाद ये लोग रिएक्ट किए कि चलो कुछ ऐसा बनाया जाए, कोई बॉडी बनाई जाए जो कि इन अटैक्स को रोके, जैसे कि पोटा आया, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, ये लेके आया गया। देन आपका आया पंजाब इंसर्जेंस इंक्रीज हुआ, तब आया टाडा, TADA, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, इसको कंट्रोल करने के लिए आया। फिर 26/11 ये हुआ, तब आया NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया गया। तो ज़्यादातर आप ये सारे चीज़ें जो आई है ये सब कोई इंसिडेंट हुआ तब ये बॉडीज़ को बनाया गया। इस तरह का एक्शन किया जाता था पिछले कुछ सरकारों द्वारा। इसे रिएक्टिव मेजर्स बोलते हैं, मतलब कुछ हो गया तब आप एक बॉडी बना रहे हो, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म है, मतलब कि आपने उसको पहले ही होने से नहीं रोका, हो गया है तो उस बात को अब कैसे मतलब कि ख़त्म किया जाए,
कैसे उसे अब नहीं होगा, इन फ्यूचर में ध्यान रखूंगा, ऐसा रिएक्शन रहता था पिछली गवर्नमेंट का। जो सही में कोई लीडरशिप होना चाहिए वो उसको स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लानी चाहिए। मतलब ये जो पोटा हुआ, टाडा हुआ या फिर एनआईए हुआ, ये पहले ही लेके आ जाना चाहिए था ये इंसिडेंट होने से पहले। ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। तो जो मोदी जी आए, उनका जो मेन फोकस था वो था रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसके अकॉर्डिंग जो होम मिनिस्ट्री था वो वैसा काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक रिएक्टिव बॉडी बन के रह गया था। कोई इंसिडेंट हो रहा है तब हम लोग कोई एक्शन ले रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के पास पावर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आर्टिकल 355 ये डील करता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करे? इंटरनल इंस्टेबिलिटी आ रही है तब, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या फिर कोई वॉर हो जा रहा है, तब बचाने की जिम्मेदारी यूनियन के पास आ जाती है। आर्टिकल 256 ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है उसको वो अपने स्टेट में इनेक्ट करे, लागू करे। और जो यूनियन की यहाँ पे जॉब थी कि वो डायरेक्ट करे स्टेट को अपने अपने एरिया में ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। आर्टिकल 356 हम सबको पता है, प्रेसिडेंट रूल, कि कोई स्टेट है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो देखा जाए तो जो पावर है होम मिनिस्ट्री के पास वो हमेशा से बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आज के डेट में देखो, होम मिनिस्ट्री के पास कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। और सिक्योरिटी की बात करें तो इनके पास आ जाता है बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ। ये सारे बॉडी किसके अंदर आता है? सिक्योरिटी फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए पंजाब इंसर्जेंस बढ़ते जा रहा है, कश्मीर टेररिज्म बढ़ रहा है, मुआइस्ट जो वायलेंस था वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें देखने के लिए देखा जा रहा है। और जो ये लोगों का जो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी ये एडवांस हो रही है। जैसे कि अब ड्रोन का यूज़ किया जाता है ड्रग सप्लाई करना पंजाब के अंदर, या फिर कश्मीर में वेपन प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो अपने पुलिस को उतना मॉडर्नाइज नहीं कर पाई कि इन सब चीज़ों को टैकल कर सके। तो जो होम मिनिस्ट्री के ऊपर बर्डन आया कि इनको इन सब चीज़ों से खुद लड़ना पड़े। तो उसके लिए आज की डेट में सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, या फिर एनएसजी है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात, सीआईएसएफ का एग्जांपल ले लीजिए। ये लाया गया था केरल एंड वेस्ट बंगाल में, जो इंडस्ट्री थे उससे बचाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स में लेफ्ट विंग प्लस ट्रेड यूनियन या फिर कम्युनिस्ट लोग इन इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर चलने नहीं दे रहे थे, तब सीआईएसएफ को लाया गया था। बट आज की डेट में इनका भी रोल चेंज हो चुका है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आज की डेट में आप देखो तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी किसके अंदर आ गया? होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गया है। तो जो ये की कंसर्न था पिछले, आप बात करो पिछले कुछ डिकेड्स में, 40 डिकेड मतलब 40 सालों में ये देखा गया कि जो सिचुएशन है इन जगहों पे, जो मैंने बताया कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हो गया, अब वो भी ऐसे ऐसे नहीं, सेंट्रल इंडिया में वो इंक्रीज़ हो रही थी। काफ़ी लोगों की डेथ हो रही थी, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात करो या फिर सिविलियंस की बात करो। इसके पीछे का मेन रीज़न ये भी हुआ करता था कि जो लीडर थे होम मिनिस्ट्री में, जो मिनिस्टर थे, कुछ भी इंसिडेंट होता था उसे हटा दिया जाता था। कोई एक पर्सन काफ़ी लंबे टेन्योर के लिए नहीं रहता था इस डिपार्टमेंट में। जब से अमित शाह जी आए हुए हैं तो एक पावर मिली है, काफ़ी लंबे समय से एक पर्सन एक ऑफिस में है, कंट्रोल करके चल रहे हैं। फिर बात की जाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मॉडर्नाइज तक ही नहीं रही है, इनको फंडिंग भी बहुत अच्छा दिया गया है। 1 लाख करोड़ फर्स्ट टाइम मिला था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2019 के बजट में। उसके बाद आज की डेट में 2.33 लाख करोड़ हो चुका है ये। सीएपीएफ
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इनको बजट में 38,000 करोड़ मिला करता था 2013-14 में, आज के डेट में 97,000 करोड़ हो गया है। ये इतनी ज़्यादा फंडिंग क्यों दी जा रही है? इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, और मजबूत कैसे होगी? जब इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। आज के डेट में आप देखो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जा रही है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इतने सारे स्टेप्स लेने का, कि आज के डेट में कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नक्सल रीजन्स हो गया, इसमें 70% का ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। जो नक्सल प्रभावित एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं आज के डेट में। तो ये एडिटोरियल बेसिकली इन्हीं बातों को बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि जब ये जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, इसने जो ये बॉडीज़ थी इन सबको पावरफुल करने में ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि आप UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 2019 में इसमें चेंजेस लाया गया। क्या पहले ये होता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप को टेररिस्ट घोषित किया जाता था, बट इस अमेंडमेंट के बाद एज अ कोई इंडिविजुअल पर्सन भी होगा उसे भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, ठीक है। फिर NIA में भी चेंजेस लाया गया, इसको और पावर प्रोवाइड की गई। इसमें बोला गया कि अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसी स्टेट में जा कर के इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ना ही किसी से इसको परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही किसी की एडवाइस की ज़रूरत है किसी स्टेट में, और ये चाहे तो डायरेक्टर जनरल को भी इन्फॉर्म ना किए बिना कहीं पर भी जा कर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये पावर इनको प्रोवाइड किया गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। ये एडिटोरियल आपको समझ में आया तो थम्स अप देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है बांग्लादेश का, उसे बंद कर दिया है। अब ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ होता क्या है, और इंडिया ने ये बैन क्यों लगाया, ये एंड क्यों किया? स्टोरी शुरू होती है, पहले तो आप ये GS पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है, IR। यूनस जब पावर में आते हैं, पहली बार पावर में आए हैं, ये आज के डेट में चीफ एडवाइज़र है बांग्लादेश के, ठीक है। पावर में आते हैं तो ये जाते हैं चाइना, और वहाँ पर जाकर के बोल देते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है इंडिया का, वो एक लैंडलॉक कंट्री है, कंट्री बोला इन्होंने, ठीक है। और बोले कि इन नॉर्थ ईस्ट को हेल्प चाहिए बांग्लादेश की। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना है तो इनके सी रूट्स की हेल्प चाहिए होगा, इनके पोर्ट्स की हेल्प चाहिए होगा। जैसे कि मैं आपकी हेल्प से बताता हूँ, इन पोर्ट्स की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। बांग्लादेश से जो भी इंडिया के जो स्टेट्स है, जैसे कि कौन कौन से स्टेट से शेयर करता है, 5 स्टेट है जो बांग्लादेश से अपने बॉर्डर शेयर करता है हमारे स्टेट। पहला आ गया आपका असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ये 5 स्टेट है, नाम याद रखिएगा, जो कि बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये स्टेटमेंट दे के आ जाते हैं। फिर बाद सबको लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल में है, क्योंकि अभी हाल ही में बीमस्टैक की मीटिंग हुई थी, बीमस्टैक की मीटिंग हुई थी। ये 6th मीटिंग है, ठीक है। कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। मेंबर कंट्रीज़ के नाम आपको याद रहने चाहिए हमेशा, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडिया, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे यूनस और हमारे PM मिले थे, तो सबको लग रहा था सिचुएशन कंट्रोल में होगा। यूनस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2006 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गांव-गांव में बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, ग्रामीण बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। स्टोरी की शुरुआत होती है 2004 में, जब जैन में, स्टोरी की शुरुआत होती है 2024 में, ठीक है। जैन में शेख हसीना फिर से जीत करके वेस्ट बंगाल का PM बन जाती है, ठीक। बट बाइडेन इस समय नहीं चाहते थे कि कोई भी बांग्लादेश में ऐसा जीत करके मेंबर आए जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो। क्यों? क्योंकि बाइडेन हमेशा से चाहते थे कि इंडिया सपोर्ट करे यूक्रेन को,
जो रसिया यूक्रेन का वॉर है, इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट करे, बट इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो ख़राब की जाए इंडिया में। तो जैसा वो चाहते थे बांग्लादेश में वैसा हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट करा दिया। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोटेस्ट सडनली बहुत ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेशन रिलेटेड प्रोटेस्ट होने लगे, रिजर्वेशन रिलेटेड प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। और वहाँ से शेख हसीना जी को भाग करके इंडिया आना पड़ा। अब यूनस हमेशा स्टेटमेंट देते हैं कि जो बांग्लादेश के दुश्मन हैं उनको पनाह देता है इंडिया। ऐसा स्टेटमेंट टाइम टू टाइम उनकी तरफ से ऐसे आते रहते हैं। अब इंडिया ने इनका ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है ये बैन कर दिया है। अब ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होता क्या है, इंडिया ने क्या किया था कि आप बांग्लादेश इंडिया का जो भी रूट है, चाहे वो आप ट्रेन रूट हो, रेलवे नेटवर्क्स का जो मैं बात कर रहा हूँ उसके हेल्प से, रोड नेटवर्क्स की हेल्प से, या फिर एयरपोर्ट पोर्ट्स जो है हमारे उनकी हेल्प से वो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया की हेल्प से ये नेपाल जा सकते थे, ठीक है, भूटान जाते थे, म्यांमार जा रहे थे, ठीक है, अपने सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये फैसिलिटीज़ इंडिया ने हाल ही में बंद कर दिया है। रीज़न ये दिया जा रहा है जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं या फिर पोर्ट्स हैं, ये आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है। ओवर ऑक्यूपाइड मतलब कि आज की डेट में ज़्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप अपना देख लो, जो भी एक्सपोर्ट करना है, आप जो डिंडोरे मार के नहीं आए हो कि आपके पास सी रूट है इसी से भेजो। इंडिया सी रूट की ज़रूरत नहीं है आपको, इंडिया के एयरपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अपने खुद के बहुत सारे चीज़ें एक्सपोर्ट करना है, वो लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी के लिए हमारी तरफ से टाटा बाय बाय। तो इंडिया ने ये कर दिया, इनके एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ा। जो बाकी कसर था वो यूएसए ने बांग्लादेश पे 36% का टैरिफ लगा दिया, और इंडिया पे कितना है, 26% का है। जो प्रोडक्ट जैसे बांग्लादेश जो है गारमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो जो भी कोई भी गारमेंट है जो कि पहले 100 रुपये में बिकता था अमेरिका में, आज की डेट में 136 हो गया है। वही प्रोडक्ट जो इंडिया का था 100 रुपये में अमेरिका में बिक रहा था, वो 126 का है। तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है ये, तो एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे इनके ऊपर असर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। तो ये सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आज की डेट में बांग्लादेश का श्रीलंका की जो आज से 1-2 साल पहले हालत थी वैसा नज़र आ रहा है कि इनका भी होने वाला है। हमारे लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरत था। और जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे टेंशन देखते ही हो, कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, तो आज की डेट में जो बॉर्डर पे है हमारा बीएसएफ है। हमारे बीएसएफ आज की डेट में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और एक प्रोजेक्ट भी था BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये रूट था, ये बनाने का प्लान था। इसकी हेल्प से सब एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस रूट से करने वाले थे। इस पर भी देखा जा रहा है कि रोक लग जाएगा। ये बेसिक